गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के फंक्शंस को। क्लास शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिए। अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। आगे बढ़ते हैं। पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस और मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। आज का जो फंक्शंस ऑफ पीपीसी हम पढ़ रहे हैं उसको हम मेजरली टू क्लासिफाई कर सकते हैं, टू कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड सेकेंड वन इज प्लानिंग प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, प्रोडक्शन का प्लानिंग भी और प्रोडक्शन का कंट्रोल भी। एज वी हैव द टॉपिक ऑफ द क्लास इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, देन वी आर बाइफरवेटिंग ऑफ द टॉपिक इनटू टू पार्ट्स, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। अब जरा समझो, प्रोडक्शन प्लानिंग को भी हमने आगे बाइफर्केशन किए हैं और कंट्रोल को भी बाइफर्केशन किए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड व्हाट इज स्पेसिफिकली प्रोडक्शन कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है, सबसे पहले ये समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, किसी भी मैनेजरल फंक्शन में या यूं कह लो प्रोडक्शन की प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने में जो पहला मेजर स्टेप है दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, और ये ऐसा स्टेप है जिसे एडवांस में काम किया जाता है। ये सोचा जाता है कि हम आने वाले भविष्य में क्या करने वाले हैं, तो जो भविष्य में हम करने वाले हैं उसको हम एडवांस में या पहले ही सोच लेते हैं। तो एक तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड एक सेटअप होता है जिसके अंदर हम प्लान्स और पॉलिसीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके तहत हम काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से कंट्रोल अगर अच्छा करना है तो यू हैव टू बी प्लान वेरी साउंडली। तो अगर कहना चाहिए प्लानिंग स्टेप जो है, प्लानिंग स्टेप एक साउंड बेस का काम करता है कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए। अगर आपका प्लानिंग मजबूत है तो कंट्रोल पे बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ चीजें सिस्टमाइज्ड होंगी और बटी हुई होंगी। सब कामों के बारे में पहले से सोच रखा होगा, तो कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर प्लानिंग मजबूत नहीं होती तो कंट्रोलिंग भी बहुत टफ हो जाता है। इसलिए ये कहना चाहिए कि प्लानिंग के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बकायदा एक सेपरेट डिपार्टमेंट या एक सेपरेट सेटअप डेवलप किया जाता है। ठीक बात है। तो अब अगर बात करें कि प्रोडक्शन प्लानिंग को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं फोरकास्टिंग करने की ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हर एक स्टेप को अलग अलग स्टेप में बांटा जाता है, उसको फैलाया जाता है और उसके बारे में पूरी सोच और समझ, अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंसेस को यूज करते हुए उसके बारे में पॉलिसी मेकिंग कहना चाहिए या डिसीजन मेकिंग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि कि जो भी काम हम करने वाले हैं वो सही समय पर, सही मात्रा में, सही क्वालिटी पर, सही प्राइसिंग पर कंप्लीट कर पाए। यही इसका मेन मोटो होता है। और अपने जो वर्कर्स हैं या अपना जो टारगेट है उसको हम अचीव कर पाए और वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाए। राइट, अब बात करते हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर को इसलिए भी सहायता देता है क्योंकि किसी भी मटेरियल का, मैन पावर का, मशीन का या मनी का जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको सही तरीके से यूज करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और जो प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ आउटपुट है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें गेन कर रहा है या अचीव करना है या अटेन करना है, उसको अटेन करने में, अचीव करने में या गेन करने में यह अपना एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग करता है। That's why production planning is very necessary and very crucial in the PPC. राइट, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कि प्रोडक्शन प्लानिंग जो है उसके कितने लेवल होते हैं, तो देखो बहुत सारे लेवल होते हैं। एक होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या होता है? वो थिंकिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम
जो काम करने वाले हैं उसके एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी करंट सिचुएशन है उनका एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद में हम तैयार करते हैं कि हमें आने वाले भविष्य में किन पॉलिसीज को और किन टैक्टिक्स को फॉलो करना है, किन पाथ्स को हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अब दूसरी बात जो कहते हैं प्लानिंग में, जैसे स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग हो गई, अब है टेक्टिकल प्लानिंग। टेक्ट्स का मतलब होता है आपकी क्वालिटी, राइट। तो ये कहता है टेक्टिकल प्लानिंग जो होती है वो इंटरमीडिएट टर्म है, यानी इसके बाद में एक और लेवल है, तो ये एक मिडिल रेंज की टर्म है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। एक स्टैंडर्ड टाइम सेटिंग की जाती है, एक एग्रीगेट प्लानिंग सेटिंग की जाती है, और इसमें जो प्लानिंग होगी ये ऑलमोस्ट आधा साल से लेकर के 1.5 साल तक की होती है। जैसे स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग जो होती है वो थोड़ी सी लंबी जाती है, और जो टैक्टिकल प्लानिंग होती है ये लगभग 6 महीने से 18 महीने तक के बीच की होती है। यानी इसमें इन्हीं 1.5 साल के बीच में हमें क्या काम कैसे करना है, इन सब चीज का प्लानिंग किया जाता है, उन टारगेट्स को अचीव किया जाता है जिनके लिए हमने 1.5 साल में प्लानिंग करनी है, राइट। और इसमें ये कहता है चाहे वो एम्प्लॉयमेंट प्लान हो, मशीनरी हो, प्लांट की यूटिलिटी हो, या सब कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ मटेरियल सप्लाई प्लान्स, या फैसिलिटी मॉडिफिकेशन हो, या एक्सपेंशन प्लान हो, वो सारी चीजों को यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है, राइट। अब एक और प्लानिंग है, दैट इज द ऑपरेशनल प्लानिंग। अब ऑपरेशनल प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए की जाती है, यानी जब हम काम को शुरू कर चुके हैं इस समय हमें कैसे प्लान करना है, तो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, और ये सबसे जूनियर लेवल होता है पीपीसी वर्क में या फंक्शन में। और इसमें कंसीडर किया जाता है कि हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ऑफ मटेरियल या मशीनरी या मैन पावर है उसको हम मैक्सिमम वे में कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। इससे संबंधित जितनी भी प्लानिंग होगी दैट इज द ऑपरेशनल प्लानिंग, राइट। यानी हमने ये करना है कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड में हमने अपने अवेलेबल सोर्सेज एंड रिसोर्सेज को कितना बेस्ट यूटिलाइज करते हुए अपने टारगेट्स को अटेन करना है, ठीक बात है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अभी समझ में आ गया है प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसके फंक्शंस, जो सब फंक्शंस है वो क्या है। द फर्स्ट सब फंक्शन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ पीपीसी इज एस्टिमेटिंग। अब एस्टिमेटिंग क्या होता है? एस्टिमेटिंग का मतलब हिंदी में बोलते हैं अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना, राइट। तो अनुमान लगाया जाएगा किस चीज के बारे में? ये डिसाइड करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होने वाली है जिसको हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, कितनी कॉस्ट आने वाली है, और किस टाइम पीरियड में हम इसे प्रोड्यूस कर लेंगे। तो इन सब के बारे में हम फोरकास्ट करते हैं, और इसमें हम मैन पावर हो, मशीन की कैपेसिटी हो, प्लान की कैपेसिटी हो, मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, वो सारी चीज़ों का हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारे अगर टारगेट ये है तो हमें कितना आदमी, कितना मशीन और कितना मटेरियल चाहिए इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए एस्टिमेट किया जाता है। तो यूँ मान लो कि ये की एक्टिविटी होती है जो कि रिसोर्स के बजटिंग से पहले होती है। भाई कभी भी आपको एक बजट तैयार करना है तो बजट से पहले एस्टिमेट भी तो करना पड़ेगा ना कि हमें किस चीज की कितनी जरूरत पड़ने वाली है। तो किस चीज की कितनी जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज द एस्टिमेटिंग। तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप रहता है, फंक्शन रहता है। इसी के तहत प्रोडक्शन प्लानिंग में एक और फंक्शन है रूटिंग। अब रूटिंग क्या है? रूटिंग ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए एग्जैक्ट पाथ कौन सा होगा, कौन सा ट्रैक होगा जिस पर चल के हम वो पर्टिकुलर टारगेट अचीव कर लेंगे, राइट। तो ये फॉलो किया जाता है उस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जिसको हमने पाथ को फॉलो करना है या सेट किया है, वो रूटिंग है। और ये कहना चाहिए कि पाथ का वो सिलेक्शन है जिसमें हर एक चीज को उसी ट्रैक के ऊपर से गुजारा जाता है ताकि कि ट्रैक के वेरिएशंस कम से कम हो, और उसमें भी दिमाग लगाया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि ट्रैक के वेरिएशंस अगर होने लग रहे हैं तो करेक्ट रिफॉर्म्स क्या है, जो करेक्शन एक्शंस हैं वो क्या हैं, उनको भी तुरंत फॉलो करना होगा ताकि कि मिनिमम टू मिनिमम वेरिएशंस या डेविएशंस हो उस पर्टिकुलर पाथ से जो कि हमने सेट किए हैं रूटिंग के तहत, ठीक है। अब रूटिंग के प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो बहुत सारा काम होता है कि रूटिंग को तैयार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया के तहत हमें जाना होता है। हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे सबसे पहले तो ये देखना होता है कि डिसाइडिंग व्हाट पार्ट टू बी मेड और परचेज।
हम क्या चीज खरीदने या बनाने वाले हैं ये डिसाइड करना, फिर क्या जो मटेरियल है हमें जरूरत किस मटेरियल की पड़ने वाली है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और सीक्वेंसेस क्या होगा इसको डिटरमाइन करना, देन द डिटरमाइनिंग ऑफ जो हमारा लॉट का साइज है, कितना बार में हम एक बार में कितनी चीज को बनाने वाले हैं, लॉट साइज को डिटरमाइन करना, फिर डिटरमाइन करना स्क्रैप फैक्टर्स को, यानी जो भी बच जाएगा चीजें या जो वेस्ट हो जाएंगी चीजें उनका क्या होगा, कितना होगा, वो सब का एनालिसिस करना, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को निकालना, और उसके अलावा ये कहता है प्रोडक्शन कंट्रोल फॉर्म्स को प्रिपेयर करना, ताकि कि किस तरीके से कौन सी कमेटी या कौन से लोग ऐसे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस प्रोडक्शन के कंट्रोलिंग के लिए, ताकि कि हमारा जो रूटीन हम सेट कर रहे हैं उसके तहत हमारा कम से कम डेविएशन हो और कॉस्ट वेस्ट ना हो, राइट। अब इसके आगे का एक और स्टेप आता है फंक्शन जिसको कहते हैं दैट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग ये कहता है वो डिटरमाइन करा जाता है जो कि टाइम टेबल होता है, यानी किस पर्टिकुलर टाइम पे किस पर्टिकुलर डेट पे हमें कौन से टारगेट्स को अचीव करना है। ये थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन होता है उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये एक इनैमरेटेड एक शेड्यूल होता है जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होता है कि मुझे क्या काम कब कहाँ तक पहुंचाना है। इसमें कहते हैं कि अगर शेड्यूलिंग के टाइप्स की बात करें तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होता है मास्टर शेड्यूल, जिसको ये कहते हैं कि प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स जो होंगी उनको ब्रेकअप किया जाता है, उनको तोड़ तोड़ के टुकड़े कर दिए जाते हैं, ताकि कि ये पता लगाया जाए कि शेड्यूल का स्टार्ट कहाँ होना है, एंड कैसे होना है, किस तरीके की प्रोसेसिंग होनी है, कैसे काम होना है। उसके अलावा ये कहता है एक होता है मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूलिंग, यानी जब काम को हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल दिया तो कौन सा शेड्यूल फॉलो किया जाने वाला है और किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया जाए विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी इंटरप्शन। इंटरवेंशन का मतलब होता है दखलंदाजी यानी हस्तक्षेप, और इंटरप्शन का मतलब होता है कोई भी रुकावट। तो इन दोनों ही चीजों को दूर करते हुए अपने काम को कैसे कंटिन्यूअस मोड पे रखना है, वो जो शेड्यूलिंग तय की जाती है उसको अपन मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूलिंग कहते हैं। एक आता है डिटेल ऑपरेशन शेड्यूलिंग, उसको हम ये कहते हैं जब काम हमारा शुरू हो चुका है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूलिंग कह रहा है, उसके बाद हर एक काम को करने के समय किस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए क्या चीजें कैसी जरूरत पड़ने वाली है, क्या टाइम टारगेट रहेगा और किन कामों को पूरा करना होगा उसमें। तो इट इंडिकेट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू द परफॉर्म ईच एंड एवरी डिटेल ऑपरेशन इज टू गिवन इन द शेड्यूल, राइट। अब आगे की बात करते हैं, ये हो गया शेड्यूलिंग। तो इसको अगर समझने की बात याद रखने के लिए करना है तो आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, टाइम टेबल। शेड्यूलिंग का मतलब होता है टाइम टेबल। तो एक टाइम टेबल सेट कर लिया जाता है जो कि 3 तरीके का हो सकता है, राइट। अब जरा आगे बढ़ते हैं, लोडिंग। लोडिंग का मतलब होता है ये नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन का, जो कि अपन शेड्यूलिंग के बाद में करते हैं, यानी अब हम अपने काम को शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे ऑपरेशंस हो जाएंगे शुरू, मशीन चालू हो जाएगी, वर्क प्लेस में मशीन और मटेरियल और मैन अपना काम शुरू कर चुके होंगे। तो लोडिंग के तहत ये डिटरमाइन किया जाता है कि हु विल डू द वर्क एज पुटिंग डिटरमाइंस वेयर एंड शेड्यूलिंग डिटरमाइंस व्हेन इट शैल बी डन। इसका ये मतलब हुआ कि लोडिंग से ये तय किया जाता है कि काम कौन करने वाला है और काम को किस तरीके से फॉलो करवाया जाएगा, जो कि शेड्यूलिंग में सेट हुआ होता है। यानी कौन काम को करेगा और किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसको कि प्रेस्क्राइब किया गया है शेड्यूलिंग में, इस चीज को इंश्योर किया जाता है लोडिंग में। तो लोडिंग में इंश्योरिटी होती है कि मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए जितनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उन सब का। और लास्ट एक और चीज है, साथ ही साथ ये भी एक इंश्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा जितना भी ब्रेकडाउन्स हो या बॉटलनेक कंपटीशन हो या कोई हर्डल है, उन सारी चीजों को हमने किस तरीके से अवॉइड करना है, ये भी इंश्योरिटी लोडिंग के ही तहत होती है। तो ये कहना चाहिए कि ये लोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड आइदर ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग द फैसिलिटीज, वर्क सेंटर्स और मशीन्स टू एंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितनी भी चीजें हमारे पास में है, हम एक क्वांटिटेटिव चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ लोडिंग फॉलो करें, ताकि ना ही तो मशीन या मैन पावर जो है वो ओवरलोड हो और ना ही तो अंडरलोडेड हो जाए। क्योंकि अगर ये दोनों ही स्थिति ऐसी होती हैं जब हम वेस्टेज ऑफ अपने रिसोर्सेज को कर रहे होते हैं, तो ये चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये तो हो गई हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग की बात। अब जरा बात करते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल होता क्या है।
अभी पहले बताया था कि अगर प्लानिंग मजबूत होती है तो कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ ये कह सकते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के एडवांस फॉर्म को अगर हम कहें दैट इज द प्रोडक्शन कंट्रोल। और इसके तहत क्या किया जाता है, इसमें कॉस्ट हो या मटेरियल हो या मशीन हो या मैन पावर हो, कोई भी हो, हर एक चीज हर एक स्टेप पर कॉस्ट पे कंट्रोल किया जाता है। हर एक चीज का कंट्रोलिंग किया जाता है कि क्वालिटी तो गिरे नहीं और कॉस्ट बढ़े नहीं। हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड हाउ टू मैक्सिमाइज द क्वालिटी, यही एक फंडा है, इसको फॉलो किया जाता है कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग के तहत सारी चीजों को बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसमें कुछ सब फंक्शंस होते हैं, उसको देखना होता है। नंबर 1 होता है डिस्पैचिंग। कंट्रोलिंग के तहत सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है डिस्पैचिंग। और डिस्पैचिंग इज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली ऑर्डरिंग द वर्क टू बी डन। डिस्पैच किया जाना यानी शेड्यूल में अपना टाइम टेबल हो गया, लोडिंग में आपको ये पता चल गया कि कौन काम को कैसे करेगा। अब जो डिस्पैचिंग है वो ये कहता है कि एग्जैक्टली काम का ऑर्डर क्या होगा, इस चीज को श्योरली किया जाता है एंड इट इन्वॉल्व्स द पुटिंग द प्लान इनटू द इफेक्ट्स बाय इशूइंग ऑर्डर। ऑर्डर इश्यू करके हम जो प्लान कर रहे हैं उस प्लान का एक्चुएशन किया जाता है, राइट। तो ये एक्चुअली इट इज कंसर्न्ड विद द स्टार्टिंग द प्रोसेस एंड ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूट शीट्स एंड शेड्यूल चार्ट्स। जो भी हमने रूट शीट बनाई है जो कि रूटिंग में थी और शेड्यूल चार्ट्स जो बनाए हैं उनको फॉलो करते हुए एग्जैक्ट काम को शुरू करवाया जाता है। तो डिस्पैचिंग का प्रोसीजर भी बहुत तरह का हो सकता है। जैसे एक इसमें होता है सेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग, यानी एक ही जगह से सब लोगों को अपना अपना काम दिया जाएगा, उसको तो कहते हैं सेंट्रलाइज। इसमें ऑर्डर्स आर डायरेक्टली इशूड टू वर्कमैन एंड मशीन एंड इट हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल, राइट। और ये तो हो गया एक ही जगह से सबको दिया जा रहा है। एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग, उसमें क्या होगा कि सबके पास अपना अपना होगा, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलिंग नहीं होगा, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग है। और इसके तहत क्या होगा, ऑल द वर्क ऑर्डर्स आर इशूड टू द फॉरमैन एंड डिस्पैच क्लर्क ऑफ द डिपार्टमेंट और द सेक्शन। और इसमें क्या होता है, इट सफर्स फ्रॉम द डिफिकल्टीज इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हर एक डिपार्टमेंट का एक फोरमैन या एक क्लर्क होता है, उसको ये काम दे दिया जाता है कि आप अपने अपने बंदों को डिस्पैचिंग करिए अपने अपने संबंधित चीजों की। अब इसमें क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज जो जिसको फेस किया जाता है वो है कि इसमें कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये कोऑर्डिनेशन ही इसकी एक ड्रॉबैक कहना चाहिए, ठीक है। तो वो जो भी चीज है इसमें ध्यान दिया जाता है। तो इसका मतलब हो गया डिस्पैचिंग दो तरह से हो गई, एक सेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग। अब बात करते हैं फॉलोअप की। जो काम आपने डिस्पैच कर दिया है, ऑर्डर्स आगे बढ़ा दिए हैं, अब उनको फॉलो अप किया जाता है। यानी जो भी स्टेप है प्रोडक्शन प्रोग्राम का, उसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि क्या जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई उसमें तकलीफ या रुकावट या कोई बाधा अगर है तो उसको हटाया जाता है। फॉलो अप में यही चीज किया जाता है। तो चाहे वर्क हो चाहे वर्कर हो, उन दोनों को फॉलो अप किया जाता है ताकि इंश्योरिटी की जाए कि प्रोडक्टिव ऑपरेशंस जो है वो सही तरीके से चल रहे हैं। और इसकी खास बात ये होती है, इट स्पॉट्स डीले और डेविएशंस फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लान्स। जितना भी डीले और डेविएशंस होते हैं उनको ये पता लगाते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ चल रही है, कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। इन चीजों को पता लगा करके और फिर उन डिफेक्ट्स को रिवील किया जाता है और फिर उसके सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करते हुए अप्लाई किया जाता है। तो ऑल द प्रॉब्लम्स और डेविएशंस आर इन्वेस्टिगेटेड इन दिस स्टेप एंड रेमेडियल मेजर्स आर अंडरटेकन टू एंश्योर द कंप्लीशन ऑफ वर्क बाय द प्लान्ड डेट। यानी जो तयशुदा तारीख है उस तक हमें काम को कैसे करना है, उन सब के लिए उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको पता लगा करके उसके रेमेडियल प्रोसीजर्स जो है उनको अप्लाई करके एक पर्टिकुलर डेट तक, टारगेट डेट तक उस काम को कंप्लीट करवाया जाता है, वो है फॉलो अप। उसके बाद है एक और पॉइंट, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है एक सुपरविजन करना, इंस्पेक्ट करना, यानी सब काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कंट्रोलिंग फैक्टर में इंस्पेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है ताकि की चीजों की क्वालिटी मेंटेन की जा सके एंड इट कैन बी रिक्वायर्ड एज इफेक्टिव एजेंसी ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। तो यानी कंट्रोल की एक इफेक्टिव एजेंसी है ये। और इंस्पेक्शन इज अंडरटेक
बोथ द प्रोडक्ट्स एंड द इनपुट्स, चाहे प्रोडक्ट कह लो, चाहे इनपुट कह लो, चाहे प्रोसेसिंग कह लो, हर एक जगह पर इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि कि ये पता लगाया जा सके कि काम सही दिशा में भी चल रहा है और कोई वेस्टेज भी नहीं हो रही है, ताकि कि क्वालिटी को एनहेंस किया जा सके। अब उसके बाद कहते हैं इवैल्यूएशन एंड करेक्टिव मेजर्स, किस तरीके से काम किया जाएगा। उसमें ये कहता है बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया जाता है, जैसे रूट को एडजस्ट करना, या वर्क का रीशेड्यूलिंग करना, या वर्क लोड्स को चेंज करना, या रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करवाना, चाहे वो मशीन हो या इक्विपमेंट हो। इसके अलावा कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्रीज होता है, ताकि कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है डेविएशन की उसको सुधारा जा सके। और पर्सनल डिसीजंस भी लिए जाते हैं, जैसे किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है, कोई एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर देने से काम अच्छा हो जाएगा, या डिमोशन करना पड़ेगा। मतलब कंट्रोलिंग में क्या होगा, ये जो स्टेप है ना, करेक्टिव एक्शन, जो काम सही चलना चाहिए था मगर सही नहीं चल पा रहा है, तो अब नहीं चल पा रहा है तो इसके लिए करना क्या है और कैसे है, दैट इज करेक्टिव मेजर। और करेक्टिव मेजर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर थोड़ा भी डिले कर देते हैं तो हो सकता है चीजें कम खराब होने से ज्यादा खराब की तरफ चली जाती हैं। तो किस समय पर आपको ये सोच लेना है कि अब मुझे ये करेक्टिव मेजर अप्लाई कर देने चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। और ये वही कर सकता है जो एक स्मार्ट लीडर होता है, स्मार्ट मैनेजर होता है। तो इस तरीके से करेक्टिव एक्शंस को फॉलो करते हुए पूरा, चाहे प्रोडक्शन प्लानिंग हो चाहे प्रोडक्शन कंट्रोल हो, कामों को पूरा करते हुए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के फंक्शंस को पूरा किया जाता है। इसके साथ ही आज की क्लास को मैं ओवर करती हूँ। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात, मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आए हैं और ये फंक्शंस क्लियर हो गए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलर।